नवीन आज अपने घर में बैठे चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहा था। फिर अचानक से नवीन ने अखबार को सामने टेबल पर फेंक दिया और सीढ़ियों के ऊपर कुछ देखने लगा। उसे फर्स्ट फ्लोर के किचन से कुछ आवाज़ें आ रही थीं, जिसे वो ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था। नवीन कुछ डरा हुआ और परेशान लग रहा था। दरअसल उसे कुछ दिनों से उसके घर से आती हुई कुछ आवाज़ें सुनाई देती थीं। उसे ऐसा लगता था कि जैसे मानो उसके घर में उसके अलावा भी कोई और मौजूद हो। नवीन के घर की डोरबेल बजी। वो दौड़ता हुआ दरवाजे तक गया। दरवाजे पर रचित खड़ा था, शहर का एक जाना माना लॉयर, और साथ ही वो नवीन के बचपन का फ्रेंड भी था। भाई, आज तेरे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ, सुनकर तू उछल पड़ेगा। ये बोलता हुआ रचित घर के अंदर आ गया और सोफे पर आकर बैठ गया। नवीन थोड़ा आश्चर्य से रचित की ओर देखता हुआ बोला, खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? रचित बोला, तेरी बीवी भाग्यश्री के ससुराल वालों ने जो तेरे ऊपर डाउरी और उसके मर्डर का केस डाला था ना, वो मैंने बस कुछ ही हेयरिंग में रफा दफा करवा दिए। बस अब तुम्हें बार बार पैसे खिलाकर जमानत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो जो तेरी मेड है आरती, उसको भी मैंने 10,000 रुपये दिए थे। उसने गवाही दी कि भाग्यश्री को भूलने की आदत थी। कभी वो गैस पर दूध रखकर भूल जाती, कभी कपड़े प्रेस करते हुए कपड़े जला लेती, तो कभी बाथरूम का नल खुला छोड़कर बाहर सब्जी खरीदने चली जाती थी। बस आरती के इसी बात को मैंने आधार बनाया और बोल दिया कि ठीक ऐसे ही भाग्यश्री उस दिन भी किचन में खाना बना रही होगी और उसने गैस नहीं बंद किया, जिससे आग लग गई और वो जलकर मर गई। इस केस में और भी कई लूप होल्स थे, मैंने उन्हें भी गिनवाया। बस अब जज साहब करते भी क्या, उन्होंने तेरे ससुराल वालों को बोल दिया कि आप लोगों के पास बस 1 हफ्ते का समय है, कोई पुख्ता सबूत लेकर आइए। अब 6 महीनों में तो उनसे कुछ हुआ नहीं, तो 1 हफ्ते में वो क्या सबूत लाएंगे? कुल मिलाकर अब तू बस 1 हफ्ते बाद बाइज्जत बरी होने वाला है। तेरा ये भाई शहर का बेस्ट लॉयर है। अब ये तो तूने खुद ही देख लिया ना कि तुमने अपनी बीवी भाग्यश्री का मर्डर कर दिया और मैंने उसे महज एक दुर्घटना साबित कर दिया। रचित नवीन के सामने अपनी बड़ाई किए जा रहा था। कुछ देर नवीन से बात करने के बाद रचित ने ये ऑब्जर्व किया कि जो नवीन इस केस को लेकर इतना परेशान रहता था, उसका चेहरा आज मानो कुछ डरा हुआ और उदास लग रहा था। रचित ने नवीन से पूछ लिया, क्या हुआ भाई? मैं तुम्हें खुशखबरी सुना रहा हूँ और तुम मुंह लटकाए बैठे हो। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं चाहता हूँ जल्दी से ये केस ख़त्म हो जाए और मैं इस घर को बेचकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ। रचित नवीन की ये बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गया और पूछा, आखिर इतनी जल्दी क्या है घर बेचने की? रचित, मैं पिछले कुछ हफ्तों से इस घर से बहुत परेशान हो गया हूँ यार। कभी किचन से आवाज़ें आती हैं तो कभी बेडरूम से, लेकिन जब मैं उन आवाज़ों को सुनकर देखने जाता हूँ तो वहाँ कुछ नहीं दिखता। रचित को नवीन की ये बात कुछ अजीब लगी और वो बोला, यार तू कैसी बात कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुम इस घर में अकेले रह रहे हो और ऊपर से इसी घर में तुमने अपनी बीवी को मारा था, इसीलिए तुम्हारे अंदर एक डर सा बैठ गया है। अभी रचित नवीन को ये समझा ही रहा था कि किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई। नवीन तुरंत ही बोल पड़ा, देखा, मैं कह रहा था ना कि इस घर से आवाज़ें आती रहती हैं। रचित बोला, हाँ यार, ऊपर किचन से कुछ आवाज़ तो आई है, रुको मैं ऊपर किचन में जाकर देख कर आता हूँ। बोल के रचित जैसे ही उठा, उसे दिखा कि सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरता हुआ कोई नीचे आ रहा था। वो कोई औरत थी। जब रचित ने उस औरत का चेहरा देखा तो मानो उसकी सांस ही अटक गई। वो औरत कोई और नहीं, नवीन की बीवी भाग्यश्री थी। लेकिन भाग्यश्री तो मर चुकी है, तो फिर ये कौन है? यही सब बातें रचित के दिमाग में चल रही थी। अभी वो कुछ समझ पाता, भाग्यश्री ठीक उसके सामने खड़ी थी।
भाई साहब, आपके लिए चाय पानी कुछ लाऊं? भाग्यश्री चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए रचित से पूछती है। रचित को तो मानो दिन में तारे दिख रहे थे। वो बहुत डर चुका था। डरते हुए ही उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना। उसके पास में ही बैठा नवीन चिल्लाते हुए पूछता है, अबे किससे बातें कर रहा है तू? यहाँ तो हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। अब रचित समझ चुका था कि नवीन को उसकी बीवी भाग्यश्री नहीं दिख रही है, वो तो केवल उसे ही दिख रही थी। अच्छा नवीन, मैं चलता हूँ भाई, बाद में बात करते हैं। ये बोलते हुए रचित वहाँ से भागने लगा। नवीन रचित की इस हरकत से थोड़ा परेशान था। रचित घर के मेन डोर पर पहुंचा ही था कि अचानक से वो रुक गया। वो पीछे मुड़ा और दोबारा घर के अंदर आने लगा। नवीन के पास पहुंचकर रचित चुपचाप खड़ा उसे घूर रहा था और फिर अचानक से ही वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके हंसने से नवीन को ऐसा लगा कि जैसे उसकी हंसी में उसकी बीवी भाग्यश्री की हंसी भी शामिल हो। अभी नवीन कुछ समझ पाता उससे पहले ही रचित ने नवीन को धक्का देकर नीचे फर्श पर गिरा दिया और उसका एक पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए सीढ़ियों से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर ले जाने लगा। वो नवीन को फर्स्ट फ्लोर के किचन में ले गया और उसने अपना फ़ोन निकालकर 100 नंबर डायल करते हुए बोला, हेलो, मेरे सामने एक कातिल बैठा हुआ है जो अपनी बीवी का कत्ल करके आराम से बैठकर अखबार पढ़ रहा था, जैसे कि इसने कुछ किया ही ना हो। तुम लोगों से तो कुछ होता नहीं, इसीलिए आज मैं इसे सजा दूंगी। आज ये आदमी कुत्ते की मौत मरेगा। ये बोलते हुए उसने फ़ोन काट दिया। वहीं एक कोने में बैठा नवीन अब जान चुका था कि वो जो उसके सामने खड़ा है वो रचित नहीं बल्कि उसके अंदर भाग्यश्री है। अब वो जान चुका था कि बस यही उसका आखिरी दिन है। रचित वहीं किचन में रखा हुआ एक धारदार चाकू निकालता है और नवीन के बगल में आकर बैठ जाता है। यही है ना वो चाकू जिससे मैं चिकन मटन काट काट कर तुम्हें खिलाती थी और तुम हमेशा इसमें कोई ना कोई नुस्ख निकाल देते थे। कभी खाने में नमक कम होता था, कभी इसका टेस्ट इतना घटिया है बोलकर तुम मुझे मारते पीटते थे। हमारी शादी के लिए पापा ने कैसे कैसे करके इतनी मुश्किल से 20 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, लेकिन तुम्हारे मुंह में तो कितना भी ठूस दिया जाए सब कम है। तुम लालची और हरामखोर जो हो। यहाँ तक तो मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन तुम्हें मुझे जलाकर मारना नहीं चाहिए था। तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द हो रहा था? मैं अपनी आँखों से अपनी चमड़ी को गल गल के मोम की तरह नीचे फर्श पर गिरता हुआ देख रही थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाथ जोड़कर नवीन गिड़गिड़ाते हुए बोला, गलती? ये गलती नहीं है, तुमने तो जुर्म किया है और हर जुर्म की एक सज़ा होती है जो आज मैं तुम्हें दूंगी। और इसी के साथ नवीन के गले पर दाहिने से बाएं की तरफ वो धारदार चाकू चल जाता है और खून एक फव्वारे की तरह निकलकर नीचे फर्श पर गिरने लगता है। नवीन वहीं पड़ा तड़पने लगता है और उसके चारों तरफ फर्श पर खून ही खून पड़ा था। कुछ ही देर बाद पुलिस दौड़ती हुई घर के अंदर आती है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर किचन तक जाती है। वहाँ फर्श पर नवीन की खून से सनी हुई लाश पड़ी थी और रचित चाकू लिए वहीं सामने बैठा हुआ था। वो थोड़ा शॉक्ड था, मानो उसे कुछ पता ही ना हो कि यहाँ पर क्या हुआ था। वो चिल्लाता रहा कि वो बेगुनाह है, लेकिन पुलिस उसे पकड़कर वहाँ से ले गई। आज रचित नवीन के मर्डर के लिए उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा है, लेकिन जेल का कोई भी कैदी उसके पास जाने से डरता है, क्योंकि उनका कहना है कि रचित अकेले में ही किसी से बातें करता रहता है। वो हर समय किसी से अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। वो फर्श पर अपना सर रगड़ता है जैसे कि वो किसी के पैरों में गिर पड़ा हो शायद।